जो भी कोई डाउट आया आप लोगों को तो आप डिस्कस कर सकते हैं अभी। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर, जो थर्ड लेक्चर में आपने दो एग्जांपल्स दी थी ना, एक द बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट, एक थी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स। राइट। उसमें जो अपवर्ड्स वाला था वो एसेंड डिसेंट वाला, थोड़ा सा फिर से बता दो। कोई बात नहीं, मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है। सर मेरा भी यही है, दोनों एक बार रिपीट कर दो। कोई बात नहीं, मैं अभी रिपीट करता हूँ बेटा। तो बेटा जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ अपने आप में एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। जैसे मैथमेटिक्स में आपने ग्राफ प्लॉट करने शुरू किए क्लास 10th में, शायद आपका था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जब भी लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स में तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो वैसे ही अलग अलग तरह के फंक्शंस के लिए अलग अलग शेप्स रहती हैं ग्राफ की, ठीक है। ग्राफ अपने आप में एक भाषा है। मैथमेटिक्स में जब आप ग्राफ प्लॉट करते रहे तो आप एक्स और वाई वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करते थे। उस ग्राफ के ऊपर हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट वो एक्स और वाई की दो वैल्यूज आपको, मतलब एक एक वैल्यू दोनों की, एक्स और वाई की वैल्यूज आपको बता रहा है। ग्राफ के ऊपर हर एक पॉइंट, बेटा चलिए आप, ग्राफ के ऊपर हर एक पॉइंट आपको बता रहा है कि अगर x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू ये होगी। मान लीजिए ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y कोऑर्डिनेट्स 2 and 3। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर उस फंक्शन के अंदर, जिस फंक्शन का ग्राफ हमने प्लॉट किया, अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। वैसे अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज आपको देते हैं वहां पे। तो ग्राफ इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज। फिर आपने हिस्टोग्राम्स पढ़े, फिर आपने पाई चार्ट्स पढ़े। तो ये ग्राफ किस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन डिपिक्ट करते हैं जिसमें लैंग्वेज में हम मतलब लिख के नहीं, कोट करके नहीं, बेटा चलिए, बोल के नहीं, यहां हम ग्राफ सिंबॉलिक एक ग्राफ बनाते हैं, उस शेप को देख के हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पे मिल रही होती है। तो वैसे यहां पे मोशन को लेके कुछ ग्राफ हमें प्लॉट करने हैं। सबसे पहले ग्राफ जो हमने स्टडी करना शुरू किया था दैट वाज पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन ऑफ अ बॉडी वर्सेस टाइम। और अभी तक जो चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हो, ठीक है। तो इसमें हमने पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किए। पोजीशन टाइम के साथ ही मैंने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम भी। हालांकि डिस्प्लेसमेंट टाइम और पोजीशन टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, हल्के से डिफरेंस के साथ, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ थोड़ा सा अलग बन सकता है, उसकी शेप अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 3 में। फिर लेक्चर नंबर 4 में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, कांस्टेंट है, कैसी है, तो उनको हमने कुछ ग्राफ्स की फॉर्म में यहां पे प्लॉट किया था, जिसकी हेल्प से हम वहां मोशन को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो बेटा मैं अभी ये सब चीजें आपके साथ दोबारा रिवाइज करने जा रहा हूं, आपको रिवाइज करवाऊंगा। आपको जहां पे कोई डाउट रहेगा आप दोबारा मुझे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो हमारा टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल करे, जब मोशन किसी भी बॉडी का एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो, तो उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हमने मोशन डिस्कस किया, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, और एक्सेलरेटेड मोशन भी दो तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो ये बेसिक सबको क्लियर है ना, टाइप्स ऑफ मोशन के? यस सर। यस सर। तो बेटा जी अब हम बात यस करने सर। जा रहे हैं, ओके, पीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ।
तो काइनेमेटिक्स में जब हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं, मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। और मोशन को स्टडी करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। बट जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप ले भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1D वाला मतलब सिंगल एक्सिस वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, नॉर्मली हम पोजीशन को एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, एक्स से, एक्स के अलोंग हम पोजीशन डिपिक्ट करेंगे। ये ओरिजिन आ गया, ओरिजिन आ गई 0 पोजीशन। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप नंबर लाइन बनाते हैं। ये राइट साइड पॉजिटिव पोजीशंस, +1, +2, +3, +4, +5, +6। अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, डिपेंड्स कि आप किस तरह का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, कैसा बॉडी का मोशन है। फिलहाल मान लेते हैं पोजीशन हम मीटर में ले रहे हैं। वैसे ही पोजीशन -1 भी हो सकती है, पोजीशन -2, पोजीशन -3 एंड सो ऑन। अब बॉडी किसी भी पोजीशन से अगर जर्नी शुरू करती है और मान लीजिए सपोज टाइम 0 पे बॉडी x इक्वल टू 1 मीटर पे है। टाइम 0 पे बॉडी कहां पे है? x इज इक्वल टू 1 मीटर पे है बॉडी। तो टाइम t सेकेंड पे ये बॉडी पहुंच चुकी है 4 मीटर पे। तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 4 - 1 3 मीटर, 4 - 1 3 मीटर। और टाइम टेकन कितना हो गया? 0 सेकेंड से लेके t सेकेंड, मतलब t इज द टाइम टेकन। तो ये आ गया मोशन कहां पे है, तो इसके लिए हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया। अब इसी इंफॉर्मेशन को अगर आपने प्लॉट करना है ग्राफिकली, तो अगर सबसे पहले मैं पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करूं, इसमें पोजीशन हम y एक्सिस पे रखते हैं। आप x की जगह y एक्सिस भी ले सकते हैं बेटा। y एक्सिस से मेरा मतलब है जहां पे मैंने ये x एक्सिस लिया है, इसको आप नाम y दे सकते हैं, z दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। बट सिंगल मोशन स्ट्रेट लाइन में 1 डायमेंशन में, तो 1 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही हम लेंगे। अब ये आ गया बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ग्राफ जैसा मैंने कहा अपने आप में एक भाषा है। तो टाइम 0 पे बॉडी की पोजीशन कहां थी? ये टाइम एक्सिस है नीचे, ये पोजीशन एक्सिस है। ये आगे पोजीशन 0 मीटर, लेट अस से दिस इज 2 मीटर, दिस पोजीशन 4 मीटर, दिस इज 6 मीटर, दिस इज 8 मीटर एंड सो ऑन। तो वैसे टाइम ले लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। टाइम की वैल्यू हम सेकेंड में ले रहे हैं। एंड फिलहाल मान लेते हैं कि यहां पे जो t की वैल्यू है 3 सेकेंड है, ठीक है। तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो देखिए टाइम 0 पे बॉडी की पोजीशन, टाइम 0 मतलब जब आपने मोशन स्टडी करना शुरू किया। टाइम 0 का मतलब ये नहीं कि जब बॉडी ने रेस्ट से जर्नी शुरू की। हो सकता है बॉडी पहले से मोशन में है, पिछले 4 घंटे से बॉडी मोशन में है, लेकिन आपने अभी अभी ऑब्जर्वेशन शुरू की। जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, आपने स्टॉप वॉच ऑन की, तो आपकी स्टॉप वॉच जो टाइम इंडिकेट कर रही है वो होगा टाइम आपका इंस्टेंटेनियस टाइम। तो जब आपने स्टॉप वॉच शुरू की, ऑन की, अभी आपने मोशन स्टडी करना शुरू किया, तो स्टॉप वॉच टाइम क्या इंडिकेट कर रही होगी? 0। तो टाइम 0 पे बेटा जी इसकी पोजीशन कितनी है? 1 मीटर। तो 1 मीटर यहां पे होगा, ये एक पॉइंट हम ये ले रहे हैं। और टाइम ठीक 3 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन कहां पहुंच चुकी है? ये 4 मीटर पे पहुंच चुकी है, ठीक है। अगर इन बिटवीन वो अभी बात अलग है कि मोशन यूनिफॉर्म था कि नहीं था। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म था तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। लेकिन इस तरह से हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे कोई भी एक पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट आप ढूंढ रहे हैं, तो यहां पे आप देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम क्या है, लेट अस से 4 सेकेंड है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन एक्सिस पे पोजीशन क्या आ रही है। तो ग्राफ ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डिपिक्ट करता है। तो ग्राफ के फंडामेंटल्स वही है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। जैसे वहां ग्राफ को रीड करते थे, वैसे ही आप यहां पे ग्राफ को रीड करते हैं। एनीवे, हमने मोशन की बात की। मोशन 2 तरह का हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी का v वेक्टर कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी वेक्टर, ना तो डायरेक्शन बदलती है ना तो मैग्नीट्यूड। बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया जा रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में v वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी बदल रही है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो ऐसे मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में दूसरी चीज हमने डिस्कस की थी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम होते हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में एवरेज अलग है और इंस्टेंटेनियस अलग है। एनीवे, ग्राफ की भाषा में अगर हम बात करें
तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ या पीटी ग्राफ आप इसको कहें, पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। ये ऐसा हो सकता है किसी बॉडी ए के लिए, किसी बॉडी बी के लिए ऐसा हो सकता है, किसी और बॉडी के लिए ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग ग्राफ यहां बन सकते हैं। लेकिन अगर सबका मोशन यूनिफॉर्म है, अगर किसी बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है, तो फॉर श्योर उसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ये सबको अच्छे से दिमाग में बैठ गया? यस सर। यस फर्क ये है कि बॉडी ए ने जब जर्नी शुरू की, जब हमने स्टॉप वॉच ऑन की, जब टाइम 0 था, तो इसकी पोजीशन भी क्या थी, 0। बॉडी ए यहां पे थी 0 पोजीशन पे। जैसे जैसे टाइम बदलता गया इसकी पोजीशन बदल गई, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। बॉडी सी टाइम 0 पे रेस्ट पे थी और काफी देर तक रेस्ट पे रही। लेटर से ये टाइम है, मान लेता हूं मैं 1 मिनट के लिए, ये 4 सेकेंड है। तो ठीक जब घड़ी पे 4 सेकेंड टाइम हुआ स्टॉप वॉच पे, तब इस बॉडी का मोशन शुरू हुआ। और इसका मोशन है कैसा, यूनिफॉर्म। कैसे पता चला? क्योंकि ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है। बॉडी बी की बात करूं तो जब टाइम 0 पे मैंने स्टॉप वॉच ऑन की, तो बॉडी बी पहले ही आगे थी किसी पोजीशन पे। मान लो ये बॉडी बी यहां पे थी, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, 4 मीटर। ऑलरेडी बॉडी बी मोशन में थी, पहले से ये 0 पोजीशन पे ना होके 4 मीटर वाली पोजीशन पे, या कोई भी हो सकती है, और उसके आगे यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। ठीक है, तो समझ आ गया तीनों ग्राफ क्या चीज इंडिकेट कर रहे हैं? यस और नो? हाँ बेटा, ये क्लियर हुआ? तीनों ग्राफ आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तीनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है, क्या इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। बस एक को क्लियर हुआ, बाकियों को नहीं हुआ? अब एक एक को पूछना पड़ेगा। हाँ, आइदर रेज योर हैंड और थम्स अप करके बता दिया करो अगर बोल नहीं सकते तो। ओके, गुड गुड गुड, ठीक है बेटा, ओके। चलिए, अब उसके बाद दूसरी चीज, हाँ बेटा पूछिए, अगर डाउट है किसी को तो पूछ लो। ओके, फिर हमने कहा यूनिफॉर्म मोशन में वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वही एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम रहती हैं, ये बदलती नहीं है। तो यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, पीटी ग्राफ, बट पीटी ग्राफ से अगर आपको वेलोसिटी की वैल्यू डिटरमिन करनी होगी तो आप क्या करेंगे, यू विल डिटरमिन पोजीशन स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। इस ग्राफ की स्लोप आपको वेलोसिटी की वैल्यू देगी। और स्लोप, अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0, अगर वो इस तरह से चढ़ाई है तो पॉजिटिव स्लोप, ढलान है तो नेगेटिव स्लोप। और ये डिफरेंशिएशन में भी हमने डिस्कस किया था, स्लोप कैसे डिटरमिन की जा सकती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की। देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, तो स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी tan ऑफ थीटा। उस एंगल का tan हम लेंगे तो वो होती है स्लोप। और ये क्यों स्लोप वेलोसिटी इंडिकेट कर रही है, ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है कि मान लीजिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। हाँ जी स्नेहा बेटा, अभी आपके पास आता हूं, अभी डिस्कस करते हैं। तो किसी टाइम t1 पे बॉडी की पोजीशन है x1, किसी दूसरे टाइम t2 पे बॉडी की पोजीशन हो गई x2। तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन या चेंज इन पोजीशन, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो अगर यहां से आप इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करें, ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये साइड देखिए आप x2 माइनस x1 है, और ये नीचे वाली साइड t2 माइनस t1 है। तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, क्या इस एंगल थीटा के लिए tan होगा कि tan रेशियो होगी कि नहीं? और अगर यहाँ एंगल थीटा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस के साथ भी एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, स्लोप। तो इसीलिए हमने कहा स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। हाँ जी स्नेहा बेटा बोलिए। सर, जो आप डिक्लिनेशन का बता रहे थे कि जब डिक्लिनेशन होगी तो वो 4th क्वाड्रेंट पे होगा, तो tan जो होगा वो नेगेटिव होगा। नहीं, पर सर यहाँ पे तो नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा नहीं, आप कुछ बात की 4th क्वाड्रेंट में।
सुनो, मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने एक सिंपल बात की पहले, मैंने ये इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। बाद में फॉर्मूला रिलेट करेंगे, बाद में फॉर्मूले के टर्म्स में हम बात करेंगे कि स्लोप को हम tan थीटा के टर्म्स में क्यों मेजर करते हैं। स्लोप को हम tan थीटा के टर्म्स में, जब स्लोप के लिए आप tan थीटा लेते हैं तो इस थीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा नहीं हो सकती, इस थीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा नहीं हो सकती, यहां 360 तक इसकी वैल्यू नहीं जाएगी। लेकिन ये बाद में, पहले स्लोप का लिटरेरी मीनिंग समझो। हम समझते हैं स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल ना होके या तो चढ़ाई या ढलान या इंक्लिनेशन या डिक्लिनेशन। तो अब हमने जब स्लोप को डिफाइन करना था तो हमने डिसाइड किया कि भाई इंक्लिनेशन हो तो ये पॉजिटिव स्लोप होनी चाहिए, डेक्लिनेशन हो तो नेगेटिव। अगर कोई प्लेन या लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो उसकी स्लोप 0 होनी चाहिए, और अगर कोई वर्टिकल हो तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसके लिए बाद में हमने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, ये लाइन जितना एंगल बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, यहां से एंटी क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल का tan हम लेंगे। और रही बात अगर ढलान है, ये इस तरह से अगर कोई लाइन आ रही है तो फिर भी आप एंगल यहां से ही लेंगे, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर मेजर नहीं करने वाले। यहां पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल, इट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल यहां पे बन रहा है बेटा, तो ऑब्ट्यूज एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए अब tan की वैल्यू नेगेटिव आती है कि नहीं। रही बात थर्ड और फोर्थ, यहां पे तो आप देखोगे तो लाइन में तो ऐसे तो क्वाड्रेंट नीचे वाली साइड तो एंगल दिख रहा है, लेकिन आपको एंगल लेना कहां से है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए एंगल लेना है। तो या तो लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इस तरह से एंगल 0 बना रही है, या पॉजिटिव एक्यूट एंगल बना रही है, या लाइन ऐसे है तो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ज्यादा से ज्यादा जब यहां आ जाओगे तो 180 एंगल बनेगा। अगर आप 180 को क्रॉस करके फिर आगे जाओ तो देखो फिर से ये लाइन ऐसे हो जाएगी कि नहीं। मान लो ये लाइन है ए बी, तो अगर ऐसे आ जाओगे तो बी एंड नीचे आ गया, ए एंड ऊपर हो गया, तो फिर से आप एंगल तो यहां पे लोगे ना। तो इसलिए यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। यहां एंगल की वैल्यू, जब भी आप स्लोप लेते हो तो एंगल की वैल्यू 0 और 180 के बीच में रहती है। क्लियर हुआ सर? पर 90 का तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही होगा ना। हाँ, तो tan 90 कितना होता है, tan 90 कितना होता है? सर इनफाइनाइट है। हाँ, तो स्लोप इनफाइनाइट है। मतलब जो चीज, मैथमेटिक्स हमारा टूल है, फिजिक्स को स्टडी करते वक्त हमें मैथमेटिक्स को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये टूल हमारा पर्पस पूरा कर रहा है? हमने डिफाइन कर ली थी स्लोप, तो हमने डिसाइड किया हम tan ऑपरेटर यूज करेंगे। tan जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, उस एंगल का tan। तो अगर एंगल 90 बन रहा है, आप सीधा ऊपर चले जा रहे हैं वर्टिकली सीधा ऊपर को, तो हम बोलेंगे इसकी स्लोप कितनी है, इनफाइनाइट। यही तो हमारी जरूरत थी, ऐसा ऑपरेटर हो कि वर्टिकल लाइन को इनफाइनाइट स्लोप दिखाए, हॉरिजॉन्टल हो तो 0। तो हॉरिजॉन्टल होगी तो या तो एंगल 0 मानोगे या 180 मानोगे। दोनों ही केसेस में tan रेशियो कितनी होती है, 0। और अगर लाइन इस तरह से इंक्लाइंड है, चढ़ाई है, तो एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है। अगर ऐसे हो गई तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ये एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। यही तो हमारी जरूरत थी। उसके लिए हमने स्लोप को डिफाइन करने के लिए यूज किया था tan थीटा को। तो tan थीटा अच्छे से हमारा काम कर रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। इज इट क्लियर, और अभी भी कोई और डाउट है? सर वो तो क्लियर है, लेकिन मैं डिक्लिनेशन का पूछ रही थी कि तब भी अगर हम उसको ऐसे डिक्लाइन बनाएंगे स्लोप को, तब भी क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। अरे फोर्थ में कैसे आ गया, मुझे बताओ ना, कैसे आया फोर्थ? नहीं, फर्स्ट में। हाँ, फर्स्ट में नहीं ना होगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एंगल सेकंड को, आप इसको क्वाड्रेंट मत मानो ना, ये जो ग्राफ आप बना रहे हो इनको क्वाड्रेंट्स क्यों देख रहे हो? क्वाड्रेंट देखना आपको एंगल की वैल्यू को। तो ये डेक्लिनेशन है, तो यहां से आपने एंगल देखा, मान लीजिए एंगल आ गया 120 डिग्री। तो यह 4 क्वाड्रेंट में डायग्राम में शो नहीं कर रहा हूं, बट मुझे पता है 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंगल्स को लेके अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगी। मगर ये क्वाड्रेंट नहीं है, ये जो ग्राफ बनाने के लिए मैंने लाइंस ड्रॉ की थी यहां, ये क्वाड्रेंट नहीं है, इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मत मानो। तो एंगल तो यहां से आप बोल रहे थे ना फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, मैं यही चीज बता रहा हूं, एंगल की वैल्यू 180 से ज्यादा नहीं जा सकती इस केस में जब आप स्लोप ले रहे हैं। यस सर। क्या क्लियर हो गया ना? चलिए जी सर। तो बेटा यहां पे अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 3 ग्राफ मैंने यहां बनाए हैं,
बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, तीनों का मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे जर्नी शुरू की होगी, ए और बी ने टाइम 0 पे शुरू किया, या हो सकता है बी ने पहले से शुरू की है, सी ने लेट जर्नी शुरू की है 4 सेकंड पे जाके, लेकिन तीनों का मोशन यूनिफॉर्म है क्योंकि तीनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। और एक चीज, अब यहां पे तीनों में से किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है और किसकी वेलोसिटी सबसे कम है, इस ग्राफ को देख के क्या आप समझ पा रहे हैं? बॉडी ए, बी और सी में से किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है? परपाल, आर यू देयर? यस सर। हाँ बेटा बताओ, किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है? सर बी। नो, आई सर मस्ट। सी की ज्यादा सबसे। परपाल आपने सबसे कम वाली को सबसे ज्यादा बता दिया। स्लोप देखो ना, स्लोप सबसे कम स्लोप है बी की, उससे ज्यादा स्लोप है ए की, उससे ज्यादा स्लोप है सी की। जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। परपाल क्लियर हुआ है? यस सर। सर उसका टैन सबसे ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, इसीलिए मैं 10 से पहले ही, मतलब वैसे भी बता रहा हूं स्लोप, इसलिए डायग्रामेटिकली बता रहा हूं। वो देखने में भी ऑब्जर्वेशन से हमें क्लियर हो रहा है, क्योंकि एंगल्स हमें मेंशन नहीं है, बट ऑब्जर्वेशन से हमें दिख रहा है कि स्लोप किसकी ज्यादा है। हाँ, 10 लोगे तो आप देखोगे लाइन बी जो है, बी का जो ग्राफ है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, वो सबसे कम है, ए का एंगल उससे ज्यादा, थीटा ए, ये थीटा बी था, और थीटा सी सबसे ज्यादा जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है, थीटा सी का सबसे ज्यादा है। तो tan 0 0 होता है, 0 से 90 की ओर जाओ तो tan की वैल्यू 0 से इंफिनिटी की ओर जाती है। तो जो बड़ा एंगल सबटेंड कर रहा होगा इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो पक्की बात है उसकी स्लोप ज्यादा है। नहीं तो वैसे ही, मतलब tan तो है ये टूल हमारे पास, उसके बिना भी आपको स्लोप का एक मेंटल मतलब माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि स्लोप का मीनिंग क्या है। तो देखिए सबसे सीधी स्टीप स्लोप किस में आ रही है? सी के केस में, तो पक्की बात है सी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। So in this case, VC is greater than VA is greater than VB. VB सबसे कम है, VC सबसे ज्यादा है। क्लियर हो गया ये? यस सर। यस और नो? यस सर। फिर हम आए बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा? अभी मैं आज पोजीशन टाइम में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वेलोसिटी टाइम अभी देखा नहीं है वीडियो, तो इसलिए वो नहीं डिस्कस कर रहा हूं, अभी पोजीशन टाइम पे ही बात कर रहे हैं। सो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा अगर ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म हुआ? ये बेटा जी कैसा भी हो सकता है, ये बस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये इस तरह का हो सकता है। यही ग्राफ अगर मैं यहाँ एक और कलर से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस तरह का भी हो सकता है। ये ग्राफ किसी केस में ऐसा भी हो सकता है। तो कैसा भी हो, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये पहली चीज सबको क्लियर हुई? यस सर। यस सर। हालांकि ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, इसको देख के मुझे समझ आ रहा है ये जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है बॉडी का। कैसे, वो अभी आगे डिस्कस करता हूं। ये जो मोशन है ये रिटार्डेड मोशन है, रिटार्डेड मोशन है, ठीक है। और ये तो रैंडम है, इसमें एक्सेलरेशन भी हो रही है, थोड़ी रिटार्डेशन भी हो रही है, तो ये तो मिक्स अप पैटर्न है, ठीक है। कैसे पता चला? उससे पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम दो तरह की वेलोसिटी डिटरमिन करते हैं, एक तो एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस, इजंट इट सो? वी एवरेज की वैल्यू कैसे मिलती है? स्लोप ऑफ कॉर्ड से। स्लोप ऑफ कॉर्ड, आप में से कोई ऐसा है जिसने ये लेक्चर 3 भी नहीं देखा हुआ? अरे बता दो, शर्माओ मत, क्लास में नहीं बताना, चैट में बता दो। आप में से कोई ऐसा जिसने लेक्चर 3 नहीं देखा हुआ, पोजीशन टाइम ग्राफ वाला? चलिए ठीक है, तो आपको याद आया कंसेप्ट? अगर आपने देखा कि स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या वैल्यू देती है आपको? वी एवरेज। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्या वैल्यू देगी? वी इंस्टेंटेनियस। ये याद आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो जब मैं बोल रहा हूं स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो कौन सी कॉर्ड आपने पढ़ा हुआ है? एक सर्कल के केस में आपने कॉर्ड्स पढ़ी थी। यहां सर्कल जरूरी नहीं है सर्कल होगा, कैसा भी कर्व्ड ग्राफ होगा,
तो कॉर्ड मतलब एक ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट्स पे इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हम बोलेंगे कॉर्ड। और अगर एक लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जा रही तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट टू द कर्व। सपोज ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है, सपोज ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। अब मैं आपको कहता हूं बेटा जी इस ग्राफ में से मुझे एवरेज वेलोसिटी डिटरमिन करके बताओ, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा सर एवरेज किस इंटरवल की, कि एवरेज हमेशा किसकी होती है, इंटरवल की। मान लीजिए मैंने आपसे कहा बेटा टाइम t1 से लेकर टाइम t2 के बीच की एवरेज, सपोज यहां न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम के दे दूं, टाइम 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच की एवरेज वैल्यू। तो देखिए बेटा जब टाइम t1 से लेकर t2 के बीच की एवरेज वैल्यू चाहिए तो t1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पॉइंट p आपको ग्राफ पे मिल रहा है, टाइम t2 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा पॉइंट आपको ग्राफ पे मिल रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो ये क्या कहलाएगी, ये लाइन जो 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है इस कर्व को, कॉर्ड। हाँ इट विल बी कॉल्ड एज अ कॉर्ड। इस कॉर्ड की होगी ना, इस कॉर्ड की जो स्लोप होगी वो स्लोप क्या होगी, वी एवरेज। कैसे क्यों ये डिटेल मैंने वीडियो में डिस्कस की हुई है। मतलब अगर ये एंगल थीटा यहां बन रहा है तो इस केस में जो tan थीटा होगा वो इस इंटरवल की, इस पर्टिकुलर इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। फिर हम आए स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा ये क्या है, v इंस्टेंटेनियस। तो जब भी v इंस्टेंटेनियस ढूंढना है आपको तो मैं बोलूं बेटा v इंस्टेंटेनियस डिटरमिन करो, तो आप पूछोगे सर किस टाइम पे। मान लीजिए मैंने कह दिया बेटा इस पर्टिकुलर टाइम t पे 5 सेकंड 3 सेकंड कोई भी टाइम हो सकता है, तो जिस टाइम पे, अब मैंने इंटरवल थोड़ी दिया, अब तो एक ही टाइम दिया, पहले टाइम इंटरवल था इतने सेकंड से लेके इतने सेकंड, t1 से लेके t2, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट मिले, जैसे ही 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे अपने आप बनेगी ही कॉर्ड, तो उसी की टेंजेंट लोगे, उसी की स्लोप लोगे तो उसकी स्लोप आपको देगी v एवरेज। लेकिन अगर मैं एक मोमेंट ऑफ टाइम की बात करूं तो एक मोमेंट ऑफ टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ही पॉइंट ग्राफ पे मिलेगा, आपको एक ही पॉइंट ग्राफ पे मिलेगा। जब एक ही पॉइंट मिलेगा तो यहां पर अब कॉर्ड तो बन नहीं सकती, अब यहां पे क्या बनेगी, टेंजेंट ही बनेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जो इसको टेंजेंशियली टच करती हुई जा रही हो। मान लो ये स्ट्रेट लाइन यहां पे एंगल सबटेंड कर रही है अल्फा, तो tan अल्फा टाइम t पे, उस पर्टिकुलर टाइम t पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू हमें दे रही है। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके। अब बेटा जी हमने इसमें कुछ चीजें डिस्कस की थी। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, इस पे मैंने कैसे कहा था उस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड मोशन, और एक केस में मैंने बोला था ये रिटार्डेड मोशन है। ये मैंने बोला एक्सेलरेटेड मोशन है, और ये वाला ग्राफ मैंने क्या बताया था, ये रिटार्डेड मोशन है। दोनों ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम है, पोजीशन वर्सेस टाइम। ये वाला ग्राफ जो है वो रिटार्डेड मोशन का है। कैसे पता चला, शुरुआत में इस पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, इस पॉइंट पे, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, तो आपको क्या करना है, आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है और टेंजेंट की स्लोप लेनी है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आप इस पॉइंट पे आ जाइए, यहां पर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए तो यहां पे टेंजेंट लोगे, उसकी स्लोप लोगे। फिर थोड़ी देर के बाद यहां पे एक तीसरा पॉइंट लिया आपने, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तो पॉइंट 3 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की और इस टेंजेंट की स्लोप आप डिटरमिन करोगे। तो देखिए आपको देखने में दिख रहा है पॉइंट 1 पे जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, जिसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, इसकी स्लोप सबसे कम है। पॉइंट 2 पे जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ की तो उसकी स्लोप पॉइंट 1 वाली टेंजेंट के मुकाबले में ज्यादा, और पॉइंट 3 पे जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ की तो इसकी स्लोप आप देख रहे हो, स्लोप लगातार बढ़ती जा रही है, दिख रहा है ये? यस सर। स्लोप बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये मोशन कैसा हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। उसके बाद यहां पे आ जाइए इस ग्राफ में, पॉइंट 1 पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस टेंजेंट की स्लोप देख लीजिए। थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट 2 मिला, यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की इस कर्व की, इसकी स्लोप देख लो। थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट 3 पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार 1 से 2 से 3 की ओर जब आप बढ़ते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो वहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया उसकी स्लोप लगातार कम होती जा रही है, स्लोप लगातार कम हो रही है। और टेंजेंट की स्लोप क्या वैल्यू देती है, v इंस्टेंटेनियस। मतलब शुरुआत में जब इस टाइम पे वेलोसिटी डिटरमिन की टाइम t1 पे तो ये ज्यादा थी,
टाइम t2 पे ये कम हो चुकी है, टाइम t3 पे और कम हो गई है, तो वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जा रही है। ऐसे मोशन को हम रिटार्डेड मोशन भी कह सकते हैं, रिटार्डेड मोशन। सच अ मोशन इज रिटार्डेड मोशन। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? यस सर। यस क्या कभी किसी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह का पॉसिबल है प्रैक्टिकली या नहीं पॉसिबल? कुछ भी हो सकता है, बताइए, जरा आंसर कीजिए। सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? मैं ये कह रहा हूं, ये जो ग्राफ मैंने बनाया, क्या ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस तरह का ग्राफ या नहीं पॉसिबल है? सर नहीं है क्यों नहीं है? सर, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ में असेंट और डिसेंट सिमेट्री में होता है। नहीं, जरूरी नहीं है। ये ग्राफ आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, टाइम 0 पे पोजीशन 0 है, टाइम t1 पे पोजीशन ये होगी, फिर पोजीशन बढ़ती गई, बॉडी ज्यादा से ज्यादा यहां पहुंची। मान लो ये पोजीशन है x डैश, तो x एक्सिस पे चलते हुए, ओरिजिन से चलते हुए बॉडी x डैश तक आई, x डैश के आगे नहीं जा पाई। इसके अगले टाइम पे इसकी पोजीशन वापस कम होनी शुरू होगी, तो इसका मतलब ये बॉडी पीछे आना शुरू होगी वापस। तो इसका मतलब इस पॉइंट के बियॉन्ड इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल चुकी है, ये पीछे आ रही है। क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। दूसरी चीज आपको ये दिख रही है, अगर यहां देखोगे तो टेंजेंट की स्लोप ज्यादा, धीरे धीरे टेंजेंट की स्लोप कम होती जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे, ये जो ग्राफ के ऊपर पीक वाला पॉइंट, अगर यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसकी स्लोप कितनी है? लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, स्लोप कितनी है? जीरो। जीरो। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे, ग्राफ के हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो। मतलब बॉडी ये चलती हुई ओ से यहां तक आई, एक्स डैश पोजीशन तक। जब इस पोजीशन पे आई तो मोमेंटरली ये रेस्ट पे आई, थोड़ी देर के लिए ये रेस्ट पे आई, इसकी वेलोसिटी जीरो हुई। और उसके आगे अगर आप देखो, इसके आगे यहां देखो, तो अब ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव? सर, नेगेटिव रिटार्डेशन है। हाँ, नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप आपको एक्सेलरेशन थोड़ी देती है। क्या देती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अगर पहले बॉडी इधर ट्रेवल कर रही थी तो ये आपने पॉजिटिव v की डायरेक्शन ली, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। तो वेक्टर्स में साइन नेगेटिव होने का मतलब क्या? डायरेक्शन का ऑपोजिट होना। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी है। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब अब बॉडी ने x डैश पोजीशन को टच करके वापस आना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ आया ये? यस सर। तो बेटा इसी तरह अगर अब मैं आपसे ये पूछूं, मैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से पॉसिबल है? नो सर। हाँ, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस एक बार, मान लो ये पीक डिस्टेंस आ गया लेटर से 10 मीटर, तो एक बार 10 मीटर किसी ने ट्रेवल कर लिया बॉडी ने, अब 10 से कम थोड़ी हो सकता है, 10 का 10 रह सकता है अगर बॉडी वहां जाके रेस्ट पे आ जाए। अगर बॉडी वहां से टच करके वापस भी आ रही है तो भी डिस्टेंस थोड़ी नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट ही नेगेटिव होगी ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है। यस यस सर। ग्राफ एक बार ऊपर जाके कभी नीचे नहीं आ सकता। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नीचे आ सकता है, अपना डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी नीचे आ सकता है, और पोजीशन का ग्राफ भी नीचे आ सकता है, बट डिस्टेंस का ग्राफ कभी नीचे नहीं आ सकता। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा अब बात चल रही थी, अच्छा एक और चीज मुझे बताओ जरा, क्या ये वाला पोजीशन टाइम ग्राफ किसी केस में पॉसिबल है? या ये वाला?
हाँ जी, क्या हो गया? रिप्लाई नहीं कर रहे? सर दूसरा वाला थोड़ी पॉसिबल है। यू आर राइट, नहीं पॉसिबल है। बट क्यों नहीं? रीजन बताओ। सर क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव तो हुआ ही नहीं डिस्टेंस। पहले तो ये पोजीशन, सर वो हो रहा है ना, इसीलिए टाइम ये दोनों ग्राफ नहीं पॉसिबल है, ना तो ये ना तो ये। कैसे? टाइम नेगेटिव। इस एक टाइम पे, एक मोमेंट ऑफ टाइम पे बॉडी की दो दो पोजीशंस आ रही हैं। इसी Yes. बॉडी x1 पे भी और x2 पे, क्या पॉसिबल है? नो सर। हाँ, एक पोजीशन दो टाइम पे आ सकती है, एक पोजीशन दो टाइम पे आ सकती है, मगर एक टाइम पे दो पोजीशन नहीं आ सकती। जैसे ये वाला ग्राफ था, ये वाला जो मैंने ये पहले डिस्कस किया, यहां पर अगर आप देखें, एक पोजीशन जो है, यही वाली सेम पोजीशन पहले टाइम t1 पे थी, बाद में टाइम t2 पे भी सेम पोजीशन आई, क्योंकि पहले बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग लेफ्ट टू राइट जा रही थी। यहां से चलते चलते इस पोजीशन को इसने क्रॉस किया, आगे चले गए, यहां के जर्नी की डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो पहली बार जब क्रॉस किया टाइम t1 पे, जब वापस आते हुए